तो वेलकम दर्शकों, स्टैप ऑन स्ट्रीट के एक अनदर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड एचएमपीवी वायरस के ऊपर होने जा रहा है क्योंकि सभी लोग उसको लेके काफ़ी डरे हुए हैं। और 2025 में क्या ये लॉकडाउन लग पाएगा? क्या ये कोरोना से भी ज़्यादा बड़ा रुख ले लेगा? इसी के लिए हम ये एपिसोड बना रहे हैं क्योंकि इस एपिसोड से अब हम समझेंगे उसका एस्ट्रोलॉजिकल एंगल। जी हाँ, इसीलिए हमारे साथ हैं शशांक अग्रवाल जी, जो एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर हैं, जो काफ़ी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने ओपिनियन देते हैं और काफ़ी ही इफ़ेक्टिव उनके ओपिनियन होते हैं। तो इसी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एचएमवीपी वायरस इतना भी बड़ा नहीं है और इंडिया में ये पहली बार नहीं आया। ये पहली बार 2014 में पाया गया था इंडिया के अंदर और इतना भी कोई ज़्यादा बड़ा वायरस ये नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या ये इतना बड़ा रुख ले लेगा 2025 में? तो इसी को जानने के लिए बने रहिएगा इस एपिसोड में। और जो लोग इस एपिसोड में पहली बार आए हैं, जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं, वो लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और जानने के लिए बने रहें इस एपिसोड में। वेलकम टू स्टैप ऑन स्ट्रीट। स्टैप ऑन स्ट्रीट पे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और दर्शकों को जो भी नई जानकारी मिल पाए आपके चैनल के द्वारा और जितना ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है उसके हिसाब से मैं जितना भी लोगों को समझा पाऊँ, तो उसके लिए ये चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से दे। जी जी। तो जैसे कि मैं दर्शकों आपको बता दूं, हवा ये वीडियो पूरा टॉपिक HMVP के बारे में होने जा रहा है। तो फर्स्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि HMVP एज एन वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म में देखते हैं, तो HMVP कोरोना जितना ही 2025 में उधम मचाएगा क्या? देखिए, HMBV का वास्तु से कोई रिलेशन नहीं है, पहली चीज़ तो ये। ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि HMBP कोई बहुत घातक वायरस नहीं है। तो इसमें जो गोचर की स्थिति इस समय बनी हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को तंग करेगा, पर इसमें कोई खतरा नहीं है। और हमारे देश का नहीं, पूरे दुनिया में भी किसी कंट्री को ये परेशान करने वाला नहीं है। और छोटी मोटी ये बीमारी जैसे कि कोल्ड लगती रहती हैं, उसी की तरह ये अगर किसी को परेशान करेगा तो कितना ही करेगा। और जी। पहली चीज़ तो ये कि जो इस समय ग्रहों की स्थिति है, हमारे दो जो भारी ग्रह हैं, सूर्य से जो बाहर की तरफ है कक्षा में, मंगल और बृहस्पति, इन दो ग्रह इस समय वक्र हैं। और मंगल वक्री गति से 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि की तरफ प्रवेश करेगी। और बृहस्पति अभी वृषभ राशि में वक्री है, ये 4 फरवरी से मार्गी होंगी। तो हमारे ज्योतिष में जो बताया गया है कि काल पुरुष की कुंडली से जो वृषभ राशि है या मिथुन राशि है, वो हमारे शरीर का नाक से लेकर और लंग्स तक का लगभग पार्ट कवर करती। तो जो ENT प्रॉब्लम है, कोर दब की प्रॉब्लम है, और जो ये समय है 2025 में स्टार्टिंग का जो HMPV वायरस को लेके हो रहा है, तो इस समय ये दो प्लैनेट हमारे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इन एरियाज को गवर्न कर रहे हैं। तो इसलिए इंसेक्शन का थोड़ा सा समय है। पर जैसे ही 24 फरवरी 2025 से मंगल मार्गी होंगे, तो इस तरीके का खतरा 100% पूरे समाज से या विश्व से खत्म होने की संभावनाएं रही। और इसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोरोना जैसी महामारी ये बनने वाला नहीं है। और बच्चों को थोड़ा सा परेशान करेगा, और थोड़ा सा ही, क्योंकि समय भी इन्फेक्शन का होता है, तो इसलिए लोगों को इसका डर रहेगा। पर जैसे मैं अभी कुछ बताऊंगा उपचार खाने पीने के या सावधानी के, अगर आपने वो करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने की वजह से उनके लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो कम से कम अपना ध्यान ज़्यादा रखें इस समय में। दूसरी चीज़ जो मैं राशि बताता हूँ, उन राशि के लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उन राशि वालों को पोल ड्रॉप की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। तो सर, इसके साथ मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि किन राशि वालों को इस समय में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, उन लोगों का अपना ध्यान और रखना। और दूसरी बात आपने राशियों की पूछी, तो जो जलीय तत्व की राशि है, जैसे कर्क राशि हुई, वृश्चिक राशि हुई, मीन राशि हुई, इन्हें कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इसके अलावा भी मैं 3 राशि और बताऊंगा, क्योंकि उनको भी दिक्कत होगी, गोचर का इम्पैक्ट थोड़ा उनको भी दिक्कत करेगा। तो जैसे मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन राशि वालों को अपने लिए इस समय में ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि चीनी का सेवन जो लोग बहुत अधिक करते हैं, चीनी चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं,
या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इस समय 2-2.5 महीने के लिए चीनी को अवॉइड करें। ओके। और गुड़ या आपका देसी खांड आती है उसका यूज़ करें। तो जैसे कि सर ग्रह के अनुसार आप ये भी बताएं कि किन-किन चीज़ों का सेवन करना है? जी, अब ग्रह के हिसाब से और मैं जनरली बात करूँगा, अगर आप कोल्ड कफ से ग्रसित रहते हो तो अभी इन चीज़ों का सेवन करके आप कोल्ड कफ की प्रॉब्लम से या एलर्जी की प्रॉब्लम से या कोई भी छोटा-मोटा इन्फेक्शन से आप निकल सकते हो। देखिए, जिन लोगों को कोल्ड कफ रहता है या है इस समय, तो वो आधे चम्मच अदरक का रस लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला और उसको मिक्स करके सुबह-शाम लें। ये आप बच्चों को भी दे सकते हो और कोई बुजुर्ग हो, बड़ा हो, पैसे भी व्यक्ति हो, वो ले सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आपको अदरक लेने में प्रॉब्लम हो तो 1 चुटकी दालचीनी आप उसमें डाल सकते हैं, 1 चम्मच शहद में, और उसका तब भी सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसमें कि शाम के समय, अभी फ़ेब तक या मार्च तक हो सके पॉसिबल, तो एक भीमसेनी कपूर आता है, जो ओरिजिनल कपूर जिसे हम कहते हैं। तो भीमसेनी कपूर जो ओरिजिनल कपूर आता है, उसमें आप एक दिए में उसे रख के और उसको जला दीजिए और उसके ऊपर एक हल्दी की साबुत गांठ कर दीजिए और उसकी धनी पूरे घर में आप उसकी गिनी करिए। उससे जो भी आसपास के विषाणु होते हैं और जिसकी वजह से हमें कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है, तो वो विषाणु समाप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये कि गुनगुना सरसों का तेल आप हल्का सा नाक में डाल सकते हैं। उससे आपकी जैसे कि नाक रुक रही है या गले में बहुत खराश है, तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा, ये हमारी सदियों से चली आ रही जड़ी बूटियाँ हैं। ऋषि मुनियों ने इसका ज्ञान दिया है, पर मैं हृदय के हिसाब से इसको कनेक्ट करके इस समय बताना चाह रहा हूँ। और अगर आपने इसका यूज़ किया तो निश्चिंत या किसी भी तरीके के कोल्ड के इन्फेक्शन से निकल के आए। तो सर इसके साथ मेरी एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने 2025 की फरवरी और मार्च तक का हॉरोस्कोप बता दिया। तो आप एक बार पूरा ढंग से 2025 का हॉरोस्कोप बताइए कि कौन से महीने में क्या-क्या चीज़ें कैसे हों? देखिए, 2025 का हॉरोस्कोप हमारा जो हिंदू नववर्ष है, वो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से स्टार्ट हो गया जी। और इस साल चैत्र नवरात्र जो प्रतिपदा पड़ेगी तिथि, वो 30 मार्च 2025 को पड़ेगी। ओके। और उससे हमारा संवत्सर शुरू होगा। 2025 अभी एक अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक अंग्रेजी नववर्ष है। इसको मैं नहीं मानूंगा, हमारा हिंदू नववर्ष के हिसाब से कनेक्ट नहीं करूंगा। तो हमारा संवत्सर और हमारा साल होगा 30 मार्च 2025 से शुरू। और हमारे जो पंचांग में जो राजा का मेंशन करते हैं, पंचांग में जो राजा को दिखाया जाता है, तो इस साल के राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, यानी कि सूर्य ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न कर रखा है। तो ये जो साल जाएगा लोगों के लिए, वो कोई महामारी का साल नहीं होगा। इस साल में क्षेत्रफल बढ़ेंगे, लोग अपने क्षेत्रफलों में विस्तार करेंगे, बड़े बड़े देश। उसके साथ साथ विश्व में युद्ध की स्थिति बनेगी, जैसा अभी चल भी रही है, और आगे बढ़ेंगी, संभावनाएं बढ़ेगी। तीसरी बात, करेंसी जैसे डॉलर की ताकत इस समय बहुत मजबूत है, उसको कम करने के लिए बहुत सी कंट्रियां काम करेंगी और डॉलर वीक होगा वहीं से। तो ये साल क्षेत्रफल के बढ़ाने का है, विस्तार का साल है, ना कि किसी महामारी का साल। ओके, सो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि ये साल पूरा सूर्य को रिलेटेड है। तो मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि 2025 मंगल का साल है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट कर देता है, कोई किसी से कनेक्ट कर देता है, पर हिंदू जो परंपरा रही है उसमें तो जो तिथि है चक्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उसमें जिस दिन वो तिथि आएगी उससे हम गमन करते हैं, राजा कौन बनेगा कि मंत्री कौन बनेगा, और वही व्यवहारिक होता है। अब क्योंकि बहुत से विषय ऐसे आ गए हैं, वो अपनी अपनी न्यूमरोलॉजी से या किसी और तरीके से वो इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं, पर वो इतना व्यवहार में नहीं आता जितना ये पंचांग का है। और क्योंकि हमारे ऋषि मुनि एक वैज्ञानिक थे, कोई ऐसे ही नहीं कि उन्होंने किसी चीज़ को लिख दिया या बना दिया। जब वो पुराने ज़माने में ग्रहों की चाल बता सकते हैं, जैसे नासा आज तक मानता है, तो वो इस तिथि को अगर चाहते तो वो नंबर से भी मेंशन कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे पूरा पंचांग का प्रोसेस किया कि जिससे लोगों को हर वर्ष का अच्छा और बुरा पता लगे और अपनी चीज़ों को वो सचेत करके आगे जिम्मेदारी से उसका लाभ ले सके। तो इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ऑकल्ट साइंस में कैसे लोग अपने आप को एंट्री करवा सकते हैं? ठीक है, ऑकल्ट साइंस में एंट्री कराने के लिए विभिन्न विषय हैं जी। कोई योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, या किसी सेवा से जुड़ के, या किसी विषय को सीख के लोगों की मदद करके कर सकता है।
अब ऑपर साइंस में उसका पर्पस क्या है, ये बहुत मेन एक रीजन होता है किसी व्यक्ति का, कि उसको किस विषय में ज़्यादा रुचि है और किस तरीके से तो जाए। जैसे कि आप क्या कहते हैं वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, तो इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा थोड़ा पिरामिड के लिए बारे में बताएँ? देखिए, वास्तु बहुत बड़ा विषय है और इतना बड़ा विषय है कि आप समझिए कि उसके लिए तो कई दिन चाहिए, कोई 1 दिन या 1 घंटा या आधा घंटा नहीं चाहिए। तो वास्तु में जो आपने पिरामिड्स को लेके पूछा, उसके पीछे मैं एक भ्रांति बताऊँगा और मैं इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा पिरामिड्स के साथ, कि इस समय क्या है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी लायबिलिटीज़ में फँसा है बिल्कुल। और उस पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतने दायित्व में है कि वो चाहता है कि कुछ न कुछ लक फैक्टर मेरा पड़े। तो कर्म तो कर रहा है, पर उस कर्म का रिज़ल्ट अच्छा आए, इसके लिए वो हर तरीके से, हर जगह हाथ-पैर मार रहा है। तो आज जितने भी नए घर बन रहे हैं या फ्लैट्स में लोग जा रहे हैं या कोई प्लॉट ले रहे हैं या कोई शॉप की ओपनिंग कर रहे हैं या उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो सब वास्तु को जरूर कहीं ना कहीं कंसल्ट करते हैं। जी। पर ज़्यादातर लोगों का, मैं किसी की बुराई ही कर रहा, मैं इसमें एक अपनी राय रख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग आर्किटेक्ट या इंटीरियर के जरिए उन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और किसी एक्सपर्ट की राय नहीं। जी। पर मैं एक विषय यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आर्किटेक्ट या इंजीनियर या आपका कोई भी इंटीरियर डिजाइनर हो, वो आपके घर को मजबूत और सुंदर तो बना सकता है, पर उसका भाग्य नहीं बना सकता। जी, जी। उसका भाग्य बनाएगा वो कोई वास्तुशास्त्री बनाएगा, और वास्तु में भी उसकी अच्छी नॉलेज हो, जो कुंडली देखना जाने। अगर कुंडली देखना किसी को नहीं आती, तो वो वास्तु की भी आपको रिजल्ट नहीं दे पाए। समझ लीजिए, आपकी कुंडली में अगर मंगल 4थे भाव में या 8वें भाव में राहु के साथ है या शनि के साथ है और आपने साउथ फेसिंग प्लॉट ले लिया, तो वही मंगल आके ऐसे रास्ते बनाएगा कि आप वहाँ ना सुकून पाओगे और रेगुलर आके लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी, उस प्लॉट को बेचना भी पड़ेगा और कोई इंसिडेंट होगा। जी। आधी व्याधि जैसा कहते हैं, इस तरीके की कोई चीज आएगी। तो इसमें लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि वो वास्तु किस तरीके से करना चाह। अब इसी में आता है पिरामिड्स, जो भैया ने पूछा था। पिरामिड्स कोई शास्त्रीय चीज नहीं, किसी भी शास्त्र में पिरामिड का कोई मेंशन नहीं है। ये मिस्र का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वहां पे उन लोगों ने बनाया था अपने राजाओं की बॉडी को रखने के लिए। जी। तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से था, पिरामिड इस तरीके से होता है कि उसकी चारों सतहें एक तो बहुत मजबूत होती हैं, और मिस्र क्योंकि रेतीला एक एरिया था, तो वहाँ पे जो रेत थी वो वहाँ से दलक जाएगा। तो जो पहले लोग गुजर जाते थे मिस्र में, तो जब वो दफनाते थे उन मम्मीज को, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि हम इन लोगों को पूजें या इनको सेव करके रखें, तो वो वहाँ पे रेत होने की वजह से, गर्म रेत होने की वजह से, वो बॉडी बहुत जल्दी सुस्त पड़ जाती थी, वो बॉडी की नमी खींच लेती थी। तो वहाँ के आर्किटेक्ट ने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जिससे कि हम इस ममीज को प्रिजर्व करके बॉडी को रखें और जो 100 साल तक चलती रहे। तो वहाँ के आर्किटेक्ट ने ऐसा ही डिजाइन किया पिरामिड के रूप में स्ट्रक्चर, जिसमें 3 साइड छावर है, एक साइड धूप है। ओके। दूसरी रीति तूफान आते थे मिस्र में, तो वो रेत वहाँ पे धुके ना तलक के नीचे गिर जाए। ओके। तो छाव जब 3 साइड मिलेगी, एक साइड धूप मिलेगी, तो वो जो मनी की, जो बॉडी की जो नमी थी, वो बहुत जल्दी सूखेगी नहीं और मॉइस्चर बॉडी का बना रहेगा। तो ये कारण था मिस्र का। अब एक यहाँ की मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति गए, उन्होंने वहाँ पे मिस्र में देखा, 1977 की कहानी है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें वास्तु में करी जाए, तो उन्होंने प्लास्टिक के पिरामिड्स बनाए, चट्टान तक सब लोगों को जोड़ा। फिर उसको एक, जब वो बाजार में बिकने लगी चीज़ें, लोगों के व्यवहार में आने लगी चीज़ें, तो फिर उसका पता लगा कि प्लास्टिक के पिरामिड्स कोई रिजल्ट नहीं देते, तो फिर मेटल्स के पिरामिड आने लगे। जी। फिर मेटल के पिरामिड आने के बाद भी अब वो, क्योंकि अब चीज़ों में लोगों ने सोचा कि भाई मेटल कुछ काम करेगी, तो आप ये सोचिए कि पहले तो पिरामिड्स के अंदर मम्मी रखी जाती है। आप पिरामिड में क्या रखे हुए हो? कोई मरा हुआ व्यक्ति पूरी रख रहे हो आप जिसमें में जो बनी। तो आप अगर पिरामिड्स लगा रहे हो तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो सिर्फ आपसे पैसे कमा रहे हैं और आपको एक साइकोलॉजिकल बता रहे हैं कि मैंने इसका निवारण कर दिया और आप खुश हो रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो पिरामिड का सबसे बड़ी बात यह है कि पिरामिड कोई भी ज्योतिष के अनुसार सही चीज नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं वास्तु में डिस्टर्ब ही दवाएगा। आजकल लोग कुछ पारा का भी यूज कर रहे हैं, आप उसके बारे में जरूर बताओ। बहुत से लोग साउथ में पारा दबा देते हैं दिशाओं के लिए, केडीएम की रॉड लगा देते हैं और कुछ और तरीके की टेक्निक्स भी आए हैं, कोई मैग्नेट का, कुछ कुछ का।
इसमें कुछ नहीं होगा जब तक। और एक चीज और, इसमें एक वास्तु चक्र भी आने लगा है, जो आपके प्लॉट को लिया और उन्होंने इस पे एक बोला डाला और उससे आपकी डिजाइन डिफाइन कर, वो भी गलत है। वास्तु चक्र हमारे कहीं भी शास्त्र में मेंशन नहीं है। ओके। क्योंकि किसी भी गोलाकार चीज के अंदर आप गोल बॉक्स के अंदर कोई स्क्वायर बॉक्स फंसा सकते हो, और स्क्वायर में गोल अगर फंसाओगे तो उसके कोने कौन काट गए, हो गए, कर्व हो गया वो। कर्व हो गया उधर से। तो जब आप किसी प्लॉट के ऊपर वो चक्र डालोगे तो वो कैसे आपकी सारी दिशाओं को कंप्लीट कर दे। बस पहली चीज तो ये बहुत गलत हो रहा है इस समय, लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। और दूसरी चीज ये कि हमारे जो वास्तु शास्त्र के अंदर जो प्लॉट मेंशन है वो या तो आयताकार हो ओके। या फिर वर्गाकार हो, यानी कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। ठीक है। अब उसके अंदर आप गोल चक्र बना के कुछ करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक स्क्वायर आकार की वो बनाई ड्राइंग, ठीक है। और उसमें वास्तु पुरुष को लेटाया। आप देखना कभी भी वास्तु का शास्त्र में जो नक्शा दिया है वो एक आयताकार, और उसमें वास्तु पुरुष को लेटाया है और वहां पे उनके देवता उसको मेंशन किया जी। तो वही हमारे ऋषि मुनि अगर चाहते तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, जब गिरह की गति बढ़ा सकते थे तो वो भी एक गोल चक्र बना सकते थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो देवताओं का जितना स्थान चाहिए वो स्थान वहां पे नहीं निकल सकता गोल चक्र में, क्योंकि वो एक कौन की तरह ही हो जाएगा वी करता हुआ, और वी से कोई भी डायरेक्शन छोटा बड़ा नहीं होगा। सबका अगर जैसे कि 60x60 का प्लॉट है तो सबकी बराबर दिशा और बराबर जगह मिलनी चाहिए, उसमें वो चीज मेंशन नहीं हो पाई। तो मार्केट के हिसाब से जो भी चीजें आज चल रही है वो लोगों में भ्रांति ज्यादा पैदा कर रही है, बतौर उनका समाधान करने की। ओके, तो इसके साथ जैसे कि आपने कुंडली के बारे में ही बताया कि कुंडली देख के वास्तु को डिसाइड किया जाता है, पर एक घर में कई सारे लोग रहते हैं और हर इंसान की अलग अलग कुंडली होती है, तो किस इंसान की कुंडली देख के घर बनाया जाए जिससे कि इसी पे इफेक्ट ना पड़े? देखिए, आपका जिस इंसान की कुंडली मजबूत होगी जमीन उसी के नाम होगी। ओके। जैसे आपके फादर, अगर आपकी मदर हाउस वाइफ है तो आपको भी, आपके भाई को भी, आपकी मदर को भी एक अकेला व्यक्ति ही पालेगा। और इतनी अच्छी अगर उनकी कुंडली मजबूत हुई तो इतनी अच्छी इनकम होगी कि वो पूरे घर के जो भी सुविधाएं चाहिए वो भी देंगे, अपनी सुविधा अपनी कमाई में। जी। ठीक है। तो इसी हिसाब से जिसकी कुंडली मजबूत होगी प्लॉट उसी के नाम होगा। ये डेसेंट है। हाँ। ओ। तो हर उसकी कुंडली मजबूत नहीं होगी, जिसकी वीक होगी उसके नाम नहीं होगा। ये स्थिति होती है। तो उनकी कुंडली के अनुसार ही दिशाओं का निर्धारण, या कुंडली के अनुसार ही गेट की व्यवस्था, कलर कॉम्बिनेशन, वो सारी चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, तभी वो चीजों की रिजल्ट अच्छी आएगी। तो आप कुछ कॉमन चीजें भी बताएं जो अपने घर में वास्तु सही कर सकते हैं जिससे लोग। देखिए, वो तो कोई वास्तुविद जाएगा और देखेगा, एक्सपर्ट होगा, कुंडली एनालाइज भी करेगा और दिशाओं का एनालाइज करेगा, तभी उसके बेहतर रिजल्ट खाएंगे। पर मैं कुछ भ्रांति जैसे मिटा देता हूँ, जैसे वास्तु चक्र की हुई, पिरामिड की हुई। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी की टंकी रखते थे, इस बात का बहुत विचार है। तो मैं ये बताऊंगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पानी की टंकी रखने का उस समय ये कारण होता था कि पहले साउथ वेस्ट में जो टंकी बनती थी ऊंचाई पे, वो कॉन्क्रीट की होती थी जी, वो सॉलिड टंकी होती थी जी बिल्कुल। और लोहे के पाइप होते थे जी। तो जो पानी वहां से आता था और वो अर्थ लेते हुए वो लोहे का पाइप ऊपर चलता था साउथ वेस्ट तक, जी बिल्कुल। तो वो उसको कनेक्ट करता था। और वो टंकी अगर खाली भी हो जाए तो उस टंकी का बटन नहीं की वही रहता था, क्योंकि वो कंक्रीट की। अब क्योंकि प्लास्टिक की टंकी आ रही है, पीवीसी की टंकी आ रही है और पाइप की पीवीसी के आ रहे हैं, तो ना तो नीचे जमीन से अर्थ ले जाते हैं उस दिशा तक, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसे ही पानी खाली हुआ तो टंकी का वजन हल्का हो गया। उसमें कोई वजन इतना खास है ही नहीं, 20-25 किलो 20 किलो होगा जैसे। जी। तो अगर आप अब साउथ वेस्ट में ना रख के, अगर आपको अपनी सुविधा अनुसार टंकी साउथ में या वेस्ट में, साउथ वेस्ट की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर साउथ को अवॉइड करके आपको साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो टंकी आप रखिए। और जो पहले सोचते थे कि टंकी गलत दिशा में कोई प्रॉब्लम है, अब टंकी की वो वाली दिक्कतें नहीं है तो पहले थी, क्योंकि कंक्रीट खत्म हो गया, लोहे के पाइप खत्म हो गए, तो सॉलिड टंकी बनना खत्म हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ी टंकी आप बना रहे हो और सॉलिड टंकी है तब आप उस दिशा में साउथ वेस्ट की तरफ। तो जैसे कि आप कई सारे वास्तु एक्सपर्ट किसी के पास जाते हो एंड आपने कई सारे वास्तु के घर देखे हुए हैं जिन्हें आपने खुद डिजाइन किया है, तो उसमें मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है आजकल लोगों के पास? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम तो ये होती है कि पहले तो गाड़ी की पार्किंग के हिसाब से वो कॉर्नर्स खोलते। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि वो ये चाहते हैं कि हमारा सारा एरिया यूज में आए, जी। और
अटैच लैट्रिन बाथरूम हो या हमारे को जो भी चीज़ हो, किचन से ऐसी कनेक्टिविटी हो कि कोई भी डाइनिंग टेबल आगे आए या रूम इतना कंफर्टेबल हो कि उसी में सब चीज़ हम कर पाएँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वास्तु में हर जगह हर चीज़ नहीं हो सकती। जी। अगर आप वास्तु के हिसाब से बनाओगे तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। पर फिर भी आजकल के जो वास्तुविद हैं, वो लोगों की ज़रूरतों को समझ के इसको अपडेट करते रहते हैं और उसमें जो मर्म स्थान है उन्हें बचाएँ। अगर बचा लिया तो आप कहीं पे भी कुछ बना सकते हो। एक टॉयलेट का जो प्रावधान है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पर अगर एक समझदार वास्तुविद है, तो वो आपको अच्छी जगह पे टॉयलेट प्लेसमेंट करेगा जिससे कि आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब नहीं हो। जी। अब कॉर्नर की एंट्री में इसलिए मना करता हूँ या कम करवाता हूँ, जब बहुत ज़रूरत होती है तभी खुले। क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने साफ कहा कि जब 2 वक़्त मिलते हैं, जैसे संध्या का समय, तो उस समय कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं करे। जैसे आप कभी डेयरी पे आपकी दहलीज हो घर की, उस पे खड़े होके आपके माँ-बाप भी कहेंगे कि दूध मत पीजिए, पानी मत पीजिए, ज़ूज़ रहा है। और इसके साथ-साथ कि जैसे कि कभी भी 2 चीज़ें एक साथ मिले, जैसे संध्या का समय मैंने बताया, ऐसे ही 2 भुजाएँ होती है वास्तु के अनुसार, जैसे उत्तर की भुजा और पूर्व की भुजा, दोनों ऐसे करके मिली जी, बिल्कुल। और आपने उन दोनों भुजाओं के पास से ही वो गेट खोल दिया। तो वो जब दोनों भुजाएँ मिल रही हैं, तो वो एंट्री जो है वो कमज़ोर हो जाएगी कमज़ोर। वास्तु के हिसाब से। जी। आज समझो, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो कॉर्नर एंट्री है और अगर आपकी नीड नहीं है, तो आप उस कॉर्नर एंट्री को अवॉइड करें। जी। तब आपको आपके घर के अंदर जो लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोन बढ़ रहे हैं, बच्चों की शादी होने में दिक्कत आ रही है, पैसा ला रहे हैं पर जुड़ नहीं पा रहा है, वो सारी दिक्कतों में बहुत कमी दिखे। तो जैसा कि मैंने आपकी एक संसद भवन की भी वीडियो देखी थी जिसमें आपने संसद भवन जो नया वाला बना है उसका वास्तु भी बताया था, तो आप थोड़ा उसके बारे में अभी और बताएं। देखिए, संसद भवन का जिस दिन मोदी ने शिलान्यास किया था आज से 4 साल पहले, जी। तभी मैंने उसको लेके प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस संसद भवन में स्थायी सरकार आने में प्रॉब्लम रहेगी। विपक्ष का भी विरोध झेलेगी सरकार और कई लोगों का भी झेलेगी। और आप देखिए, पहले 10 साल से विपक्ष नहीं था, अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं इस समय। और आरएसएस और बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें हो ही रही हैं जब से सरकार बनी है और स्थायी सरकार नहीं है। पार्लियामेंट में पहले 10 साल बीजेपी ने शासन किया था तो किसी की जरूरत नहीं थी। आज कहते हैं बहुत से लोग की 2 बैसाखियों के ऊपर सरकार चल चल रही है। तो वो संसद भवन का ढांचा, जी। वो उसको मेंशन करता है, इंडिकेट करता है कि सरकार कमजोर होगी इस भवन में। क्योंकि देखिए, मोदी जी की कुंडली स्ट्रांग है, देश के प्रधानमंत्री बनना था उन्हें, पर बने, पर ढांचा कमजोर हो गया तो सरकार की स्थिति कमजोर हो गई। तो वास्तु ऐसा काम करता है। तो मैं जब मैंने वो देखा था ढांचा, तो मैंने बताया था कि एक तो पहली बात तो ये ट्राइंगल है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको वास्तु में पहले ही बताया कि हमारे ऋषि मुनियों ने 2 तरह के प्लॉट बताए हैं, सबसे अच्छे होते हैं आयताकार या प्रकार का। तो वही है रेक्टेंगल या स्क्वायर। चलिए, दूसरी बात क्या है कि उसकी भुजाएं जो है, ट्राइंगल के बाद आप अष्टभुजा, षष्ठभुजा, उसके चक्करों में आप चले गए तो वो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। जी। तीसरी चीज़ इसमें क्योंकि बहुत गैजेट्स लगे अच्छे और बहुत हाई टेक बनी, बहुत सेंसर लगे, तो राहु का इम्पैक्ट आ गई। जी, बिल्कुल। तो ट्राइंगल कोई भी एरिया हो वो मंगल गमन करता है और वहाँ पे अगर आपने इसने हाईटेक बना दिया तो राहु का आ जाएगा। तो वहाँ पे लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो जाएगा। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में जब से सरकार चुन के आई है, कब से कुछ ना कुछ विपक्ष पार्लियामेंट ना चले इसके लिए कुछ ना कुछ काम करता रहा है। और जो हमारे पार्लियामेंट के ओम बिरला जी है, स्पीकर जो हैं, राहुल गांधी ने उन्हें उससे यही कह दिया स्टार्टिंग में कि आप मोदी से झुक के मिल रहे थे और मुझसे आप ऐसे करके मिल रहे थे। तो आप देखिए वो चुभने वाली स्थिति शुरू हो गई। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी भूखंड हो, अगर वो वास्तु के अनुसार अगर उसको हमने सेव नहीं दी तो उसके बेहतर रिजल्ट नहीं आएगी। चाहे वो घर हो, दुकान हो, देश की पार्लियामेंट हो, चाहे कुछ भी। आपका मंदिर भी क्यों ना हो। हाँ, मंदिर भी क्यों ना हो। मंदिर पे मैं किसी दिन बहुत अच्छा विषय है आपने पूछा है, पर मैं इसमें किसी दिन पूरे मंदिर पे ही वास्तु के लिए बात करूँगा। अनदर पॉडकास्ट कर लेंगे उसके लिए। जी, तो आपको मंदिर घर में किस तरीके का रखना चाहिए, क्योंकि आजकल कोरियन पत्थर बहुत यूज में आ रहा है। बड़े-बड़े मंदिर लोग बनवाते हैं, बड़े नक्काशी वाले मंदिर बनवाते हैं। जी, लकड़ी के मंदिर। लकड़ी के भी उसमें अलग-अलग तरीके की लाइट्स लगाते हैं, बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ भी स्थापित करते हैं। मंदिर का लोग ऐसे लेके आते हैं कि बहुत भव्यता है,
पर उसकी दिव्यता कितनी है भव्यता के साथ वो पता नहीं। तो दिव्य हो, भले ही छोटा हो मंदिर, पर उसमें दिव्यता होनी चाहिए घर के मंदिर में। सोचते हैं हम, फिर कभी एक नहीं। तो सर इसके साथ एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हमने इंडिया के बारे में तो बात कर ली, पर इस बार मैं वर्ल्ड के लिए बात करना चाहूँगा कि 2025 ये वर्ल्ड के लिए कैसा जाएगा? देखिए 2025 वर्ल्ड के मैंने शुरुआत में कही थी कि ये सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री है इस साथ की। तो ये विस्तार करेगा, जो बड़े बड़े देश अपना विस्तार करेंगे, अपने क्षेत्रफलों को बढ़ाएंगे, दुनिया के नक्शे पे बहुत बड़ा चेंज आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो व्यापारी वर्ग हैं, सरकारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सा जी। और अगर उन्होंने एरोगेंसी नहीं दिखाई किसी चीज़ को लेके, अपना टेम्परामेंट ठीक रखा, लोगों से सही कनेक्ट हुए बिजनेस वाले, या कोई सरकारी अफसर ने भी अपने पावर का गलत यूज नहीं किया, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा साल है। और फाइनेंशियल ईयर सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जी। बस अमेरिका के लिए थोड़ा सा ये कमज़ोर मैं कहूँगा, क्योंकि डॉलर यहाँ कमज़ोर होगा इस साल। बाकी पूरे वर्ल्ड के लिए एक इकोनॉमी का बहुत अच्छा साल है, और पूरे भारत के लिए या भारत की जनता के लिए भी ये बहुत अच्छा साल है। इस साल में आप अपना जितना भी व्यापारिक है, सर्विस क्लास लोग हैं, गवर्नमेंट सर्विस क्लास के लोग हैं, या कोई जॉब वर्क करते हैं, नौकरी पेशा वाले जिस तरीके के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मेटल की लाइन से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सबके लिए अच्छा समय। और जो शेयर मार्केट अभी उछाल मार रहा है, नीचे ऊपर बार बार डाउन हो रहा है, तो मई के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इजी। तो इसके साथ एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने डॉलर के बारे में बताया, तो डॉलर किस वजह से, मतलब किस प्लैनेटरी पोजीशन है या फिर क्या गोचर हो रहा है जिस वजह से ये डॉलर नीचे जाएगा? ये चेंज आ रहा है जी। यूरोप और एशिया के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जी। अभी तक सत्ता यूरोप के हाथ में थी, जी। अब धीरे धीरे एशिया की तरफ जाएगी। ओके। तो आप देखिए कि भारत हथियारों का अब एक्सपोर्ट करने जाने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियों से कह रहा है कि अब आप हमारे यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रीज लगाइए और हमें अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करिए, तभी हम आपसे व्यापार लेंगे। वहाँ रशिया, वहाँ चाइना, वहाँ जापान, तो ये सब जो है वो अब वो देश चाहते हैं कि हम एशिया को मजबूत करें और डॉलर को कमजोर करें। तो जो गोल्ड का रेट बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डॉलर का उनका विश्वास कमजोर होता है, कम ऊपर जा रहा है। तो इसलिए यूरोप का समय जाके अब लक्ष्मी जी एशिया की तरफ आना चाहती है। तो ये एशिया का समय की तरफ अब लेके जाएगा और एशिया को ये मजबूत करेगा। जी। तो ये काल हम एशिया का शुरू हो रहा है, नए नए कंट्रीज अब बन रही है, जैसे अब बांग्लादेश को फिर डेवलप करेगी इंडिया, जी। या श्रीलंका है, या नेपाल, इन सबको छोड़ के जो बड़ी कंट्रीज है, चाइना हुआ, आपका रशिया हुआ, इंडिया हुआ, ये कहीं ना कहीं अब यूरोप की स्थिति को कमजोर करें। तो जैसे ही कुछ लोग भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि इंडिया की वॉर भी होगी, ये युद्ध होंगे, तो आप थोड़ा वॉर को लेके क्या कह सकते हैं? इंडिया को 2025 में अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रभुता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ने पड़ेंगे, और ये स्थिति आपकी मार्च से मैं कहूँगा जून के बीच में कहीं ना कहीं बन जाएगी, क्योंकि इंडिया को अब उस स्थिति में आना पड़ेगा कि उन्हें छोटे मोटे युद्ध करने ही पड़ेंगे इस साल। जी। तो इकोनॉमी इंडिया की तो भी कमजोर नहीं होगी, इकोनॉमिकल इंडिया बहुत साउंड रहेगा और बहुत अच्छे से पूरा साल चलाएगा। जी। और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भविष्य मालिका की भी बात की गई है, कई तरीके की मालिका है उसके बारे में बात की, जिसमें बताया गया कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत। क्योंकि विश्व गुरु की तरफ अग्रसर तो हो ही गया है, जी। और विश्व गुरु बनेगा भी, क्योंकि वो हमारे लोगों में काबिलियत है भी, और प्लेनेट का कुछ अभी ऐसा रोल रहने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर कि भारत विश्व गुरु ही बनेगा और विश्व गुरु की तरह दुनिया को सिखाएगा कि किस तरीके से क्या करें। तो और भारत की जो वेपन पावर है वो भी आने वाले 10 साल बहुत स्ट्रांग होने वाली है, एक्सपोर्ट भी करता है भारत। तो भारत, क्योंकि भारत के अंदर एक तालमेल बिठाने की स्थिति बहुत अच्छी है, और ये शनि जो है वो मीन से मेष को देव राशि में जाएगी, तो मेष से वृषभ की तरफ जाएंगे, वृषभ राशि की तरफ शनि होके, तो ये भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। जी। और ये चीज अभी क्योंकि कुंभ से मीन में जाएंगे 5 साल के बाद, यानी कि 2030 से लेके 32 का जो समय होगा वो भारत का विश्व गुरु बनने का ही समय है। तो जैसा कि दर्शकों आप समझ चुके हैं कि ये टाइम इंडिया की बूम करने का है, तो यही चीज़ आपको स्टेप ऑन स्ट्रीट सिखा रहा है कि कैसे आपको किसी भी फील्ड में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। तो दर्शकों इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही शानदार शानदार एपिसोड हम लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे कैसे कैसे आपको स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। जय जय श्री राम।